Hello and welcome to my YouTube channel once again. I am Nardev, your English teacher. Today I come up with the translation and explanation of the chapter from the diary of Annie Frank. Dear students, Annie Frank was a little Jewish girl. She used to write a diary. In her diary, she gives a sensational account of her life. This chapter contains the first few pages of her diary. Here she tells why she decided to keep a diary. Actually, she had no one with whom she could share the feelings of her heart. So she decided to keep a diary in which she could pour out her innermost feelings. Dear students, before we start to read this chapter, I would like to tell you something about her family background. Annie was a 13 years old Jewish girl. She was born in on 12 June 1929 in Frankfurt in Germany. She had a sister who was 3 years older than Annie. Her name was Margaret and her father's name was Otto Frank. Her mother's name was Edith Hollander Frank. In 1933, Annie's parents went to live in Holland. The two sisters kept living in Germany with their grandmother. Then they too went to live in Holland with their parents. Now I would like to tell the brief description of her life in Hindi. Dear students, Annie Frank एक Jewish गर्ल थी जो फ्रैंकफर्ट नाम के शहर जो जर्मनी का एक शहर है उसमें जन्मी थी 1929 में। और इसकी एक बड़ी बहन थी जो इससे 3 साल बड़ी थी जिसका नाम था मार्गरेट। ये दोनों बहनें फ्रैंकफर्ट में ही रहती थी जबकि इसके पेरेंट्स 1933 में हॉलैंड चले गए थे। हॉलैंड जाने के बाद ये दोनों बहनें अपनी नानी के साथ जर्मनी के एचिन नाम के शहर में रह रही थी। बट कुछ समय के बाद ये दोनों बहनें भी हॉलैंड अपने पेरेंट्स के यहाँ चली गई। डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअल में उस समय की बात है जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था और जर्मनी में नाजीज गवर्नमेंट थी। नाजी पीपल जो हैं, नाजी लोग जो होते हैं उनका शासन था और उन लोगों ने जूइश जो कम्युनिटी थी उसके खिलाफ एक उनके अगेंस्ट मतलब एक रिवोल्ट चला रखा था। मतलब वो उन लोगों को वहाँ से निकाल रहे थे। उन्होंने हॉलैंड पर भी आक्रमण कर दिया और वहाँ पे जूइश फैमिलीज़ पर उनको परेशान करने लगे और उन पर हमला असॉल्ट वगैरह करने लगे। इस दौरान ये सब अंडरग्राउंड वहाँ पर हॉलैंड में अंडरग्राउंड रहने लगे छुप करके। और एनी फ्रैंक और इसकी फैमिली ने अपने पापा की जो इनके फादर थे उनके जो ऑफिस थी वहाँ पर शरण ली और उसी बिल्डिंग में ये रहती थी। कुछ समय के बाद इसकी बहन की मृत्यु हो जाती है और उसके 1 महीने बाद इन 1945 एनी फ्रैंक की भी डेथ हो जाती है टाइफस नाम की बीमारी से। और उनकी डेथ के बाद इनके फादर केवल ओनली सर्वाइवर थे इनकी फैमिली में और उन्होंने एनी फ्रैंक की जो डायरी थी उनको कलेक्ट करके उनको पब्लिश करवाया इसकी मृत्यु के बाद। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न लाइन बाय लाइन दिस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। कम टू द पेज नंबर 50. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए एक डायरी में लिखना सचमुच एक विचित्र अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन neither I nor anyone else will be interested in द musings of
ए 13 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल। बेटा म्यूजिंग्स का मतलब हो सकता है थॉट्स या मेडिटेशन, विचार। ठीक है, क्या बोलती है एनी फ्रैंक, केवल इसीलिए नहीं कि मैंने इससे पहले कभी कुछ लिखा नहीं है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में न मुझे और न किसी अन्य को एक 13 वर्ष की स्कूली लड़की के विचारों में कोई रुचि होगी, कोई इंटरेस्ट होगा। ओ वेल, तो भी इट डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest। कहती है लड़की, एनी क्या बोलती है, तो भी इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा लिखने को मन कर रहा है और इससे भी ज़्यादा मुझे इस बात की ज़रूरत महसूस हो रही है कि मैं अपने दिल से भरी सभी बातों का बोझ उतार दूं दूसरों, उसमें डायरी मतलब दूसरों को, जो अपने अंदर की जो फीलिंग्स हैं उनको दूसरों को शेयर नहीं कर सकती, उनको डायरी में उतार दूं, लिख दूं। इस वजह से इसने डिसाइड कर लिया कि मैं लिखूंगी। अब आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर की। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। लोगों की अपेक्षा कागज़ में ज़्यादा सहनशीलता होती है। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless। listless का मतलब होता है उदास, ये लिखा है with no interest, wondering whether to stay in or go out। ये कहती है कि लोगों की अपेक्षा कागज़ में ज़्यादा सहनशीलता होती है। मुझे इस कहावत का विचार ऐसे एक दिन पर आया जब मैं कुछ उदास थी और अपने हाथों में अपनी ठोडी जो होती है ना, चिन्ह, उसको रखे हुए घर पर बैठी हुई थी, उबी हुई थी, निर्जीव सी बनी हुई थी, मतलब बिल्कुल उदास थी, सोच रही थी। क्या सोच रही थी? वंडरिंग, वंडरिंग मतलब चकित थी, वेदर टू स्टे, और बोर्ड, बोर्ड थी, और मैं क्या कर रही थी? वंडरिंग, इस चीज़ के बारे में चकित थी या सोच रही थी। वेदर टू स्टे इन और गो आउट, क्या मुझे अंदर रुकना चाहिए या बाहर जाना चाहिए, मतलब मैं घर के अंदर बैठी रहूं या बाहर जाऊं, इस चीज़ के बारे में चकित थी या सोच रही थी। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग। ब्रूडिंग मतलब होता है सोचते हुए, गहन चिंतन करते हुए। कहती है कि आखिरकार अंत में मैं वहीं पर रही जहाँ पर मैं थी और सोचती रही, मतलब जो सोच रही थी वो सोचती रही मैं। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। हाँ, कागज़ में सचमुच लोगों से ज़्यादा सहनशीलता होती है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड। स्टिफ बैक्ड मतलब होता है हार्ड, जो कवर होता है ना उससे बनी हुई नोटबुक। स्टिफ बैक नोटबुक मतलब हार्ड कवर वाली, गत्ते वाली जो डायरी होती है, डायरी का कवर मोटा होता है तो उसे स्टिफ, स्टिफ का मतलब होता है फर्म एंड टाइट कह सकते हैं, दैट कैन नॉट मूव, स्ट्रॉन्ग। स्टिफ बैक्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर्ड, ये एफ है, रेफर्ड टू एज ए डायरी। अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस। क्या कहती है? कहती है कि देखो यहाँ से शुरू किया था ना हमने, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड सिंस। कहती है कि हाँ, कागज़ में सचमुच लोगों से ज़्यादा सहनशीलता होती है, और क्योंकि मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है कि मैं इस हार्ड कवर वाली मजबूत गत्ते वाली नोटबुक को, जिसे मैं बड़े गर्व से एक डायरी का नाम देने जा रही हूँ, किसी दूसरे को पढ़ने दूंगी जब तक मुझे कोई सच्चा मित्र नहीं मिल जाता। इसे लिखने या विल नॉट मेक इट बिट डिफरेंस। कह रहा है आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड इट प्रोबेबली विल नॉट मेक इट बिट डिफरेंस। कह रहा है जब तक मुझे कोई सच्चा मित्र नहीं मिल जाता तब तक इसे लिखने या ना लिखने से शायद कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कह रहा है कि ये मतलब कह रही है कि इससे, इसको चाहे मैं लिखूं या ना लिखूं, इससे कोई खास अंतर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये बोल रही है कि नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड। प्रॉम्प्टेड मतलब होता है किसी चीज़ को प्रेरित करना। मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस आई डोंट हैव ए फ्रेंड। कह रहा है कि मैं अब उस बात पर वापस आती हूँ, उस पॉइंट पर वापस आती हूँ जिस चीज़ ने मुझे डायरी लिखने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, इन द फर्स्ट प्लेस आई डोंट हैव ए फ्रेंड, और पहली बात क्या है
कि किस चीज़ ने मेरे को प्रेरित किया कि मेरे आई डोंट हैव ए फ्रेंड, मैं कोई दोस्त नहीं रखती हूँ, यानी कि मेरे पास पहली बात ये है कि मेरा कोई मित्र नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। लेट मी पुट इन इट मोर क्लियरली, कहती है कि इस बात को मैं और अधिक स्पष्ट करना चाहती हूँ, मुझे इस बात को और स्पष्ट करने दीजिए। सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13 ईयर ओल्ड गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कह रहा है कि क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की इस संसार में बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं नहीं हूँ अकेली, ये भी कह रही है। एक तरफ तो क्या कह रही है कि कम्प्लीटली अलोन, दूसरी तरफ कह रही है एंड आई एम नॉट, और मैं नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड ए 16 ईयर ओल्ड सिस्टर एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और कहती है कि मेरे पास बहुत प्यारे मेरे पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, और 16 साल की एक मेरी बड़ी बहन है। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल, और लगभग यहाँ पर 30 लोग हैं जिन्हें मैं दोस्त बुला सकती हूँ। ठीक है। आई हैव ए फैमिली, मेरा एक परिवार है। लविंग आंट्स, मेरी प्यारी आंट्स हैं, चाचियाँ हैं। एंड ए गुड होम, और एक अच्छा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, कह रहा है कि नहीं, कह रहा है कि अगर सतही तौर पर मुझे ऐसा लगता है, सतही तौर पर यानी कि सरफेस पर अगर देखा जाए तो बाह्य रूप से आई सीम टू हैव एवरीथिंग, ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, केवल एक सच्चा दोस्त के अलावा। ठीक कह रहे हैं, मेरे एक सच्चे दोस्त के अलावा मेरे पास सब कुछ है। ऑल आई थिंक अबाउट वेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम, कह रहा है कि जो भी मैं कहती है कि जब भी मैं मित्रों के साथ होती हूँ तो केवल एक बात को सोचती हूँ, और वो बात क्या होती है? गुड टाइम, यानी कि मौज मस्ती का समय, अच्छा समय, इसके बारे में सोचती हूँ जब भी मैं दोस्तों के साथ होती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, कहती है कि मेरा मन नहीं मानता कि मैं उनके साथ प्रतिदिन की साधारण बातों के अतिरिक्त कोई अन्य बात करूं, यानी कोई गहरी बात करूं, ऐसा मेरा मन नहीं मानता है। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, कहती है कि ऐसा लगता है कि हम और ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक आ नहीं सकते। ठीक है ना, अर्थात एक दूसरे के साथ दिल की गहरी बातें नहीं कर पाते, यानी कि कहती है कि मैं दोस्तों के और ज़्यादा क्लोज नहीं आ पाती। जो मेरे फ्रेंड है ना, कोई खास फ्रेंड तो है नहीं, जो क्लासमेट्स हैं वो सारे एक बराबर जैसे फ्रेंड है, तो कह रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे ज़्यादा डीप चीज़ें नहीं शेयर कर सकती, ज़्यादा गहरी बातें नहीं कर सकती। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है मेरी गलती हो, दैट वी डोंट कॉन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे पर इतना विश्वास, कॉन्फाइड का मतलब होता है अपनी सीक्रेट को शेयर करना, कि हम इतना विश्वास नहीं करते कि अपनी प्राइवेट बातें, अपनी गहरी बातें जो हैं, पर्सनल थिंग्स हैं, वो शेयर एक दूसरे से नहीं करते। हो सकता है कि मेरी ये गलती हो। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, कहता है कि इन एनी केस, कह रहा है कि कुछ भी हो, किसी भी केस में, किसी भी स्थिति में, इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, इस मतलब किसी भी स्थिति में कैसा भी हो, जैसी भी चीज़ें हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यवश, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, कह रहा है कि इसके बदलने की कोई संभावना नहीं है। दुर्भाग्यवश, कह रहा है कि चाहे जैसी भी चीज़ें हैं, जो भी है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, जैसी भी परिस्थिति है, चाहे दुर्भाग्यवश, कह रहा है कि ये परिस्थिति बदलने वाली नहीं है। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, कह रहा है कि मतलब बदलने वाली का मतलब नहीं ये है कि ऐसा होने वाला नहीं है कि मेरे कोई फ्रेंड बनेंगे, और तो कहता है कि इसी वजह से आई हैव स्टार्टेड द डायरी, मैंने डायरी शुरू कर दी लिखना। टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लव लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty,
कह रहा है कि अपने जिस मित्र की मुझे बहुत देर से प्रतीक्षा थी, अपनी कल्पना में उसके सम्मान को बढ़ाने के लिए, इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाने के लिए, इनहेंस द इमेज, यानी कि उसकी इमेज, उसकी जो मेरे मन में जो इमेज है, जो उसकी मेरे मन में जो उसकी इमेज बनी हुई है, उसको बढ़ाने के लिए, अपनी कल्पना में उसके सम्मान को बढ़ाने के लिए मैं इस डायरी में अपनी बातों को उस तरह ये देखो, जोट डाउन का मतलब होता है लिखना उबड़ खाबड़, मतलब सही तरीके से नहीं लिखना, ऐसे ही सही तरकीब से नहीं लिखना, सही सीक्वेंस में नहीं लिखना, चीज़ों को ऐसे ही अस्त व्यस्त तरीके से लिख देना, उसे बोलते हैं जोट डाउन। कह रहा है कि मैं इस डायरी में अपनी बातों को इसी तरह से अस्त व्यस्त तरीके से लिखना नहीं चाहती जैसे अधिकतर लोग करते हैं, किंतु मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरा मित्र के रूप में हो, मेरी फ्रेंड की। आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड कीटी, और मैं इस मित्र का नाम, इस फ्रेंड का नाम कीटी रखने वाली हूँ। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट पेज पे चलिए। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. बेटा देखो, मच एज का मतलब होता है ऑल दो, ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किट्टी को बताई गई मेरी बातों का एक भी शब्द समझ नहीं पाएगा यदि मैं इन्हें तुरंत सीधे लिखना शुरू कर दूं। प्लंज का मतलब होता है जल्दी से किसी चीज़ को शुरू कर देना, मतलब टू स्टार्ट सडनली। ठीक है, प्लंज का मतलब क्या होता है, टू प्लंज मतलब टू स्टार्ट सडनली। कहता है कि वो लड़की क्या बोलती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किट्टी को बताई गई मेरी बातों का एक भी शब्द समझ नहीं पाएगा यदि मैं इन्हें तुरंत सीधे लिखना शुरू कर दूं। इसलिए बेहतर होगा यदि मैं अपने जीवन का एक संक्षिप्त विवरण उन्हें प्रदान कर दूं, उन्हें बता दूं। यद्यपि ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, मतलब मुझे लाइफ के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना अच्छा नहीं लगता है, बट कह रहा है कि अगर मैं ऐसे ही लिखना शुरू कर दूं और अपनी बैकग्राउंड के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी चीज़ें ना बताऊं तो लोगों को समझ में नहीं आएगा ना, पढ़ने वालों को। इसलिए उसने सबसे पहले अपनी डायरी में वो क्या करती है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देती है अपनी फैमिली के बारे में। माई फादर, मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, कहती है कि मेरे पिता, जो उन सबसे प्यारा पिता था जिन्हें मैंने कभी देखा हो, यानी कि सब फादर्स में से सबसे अच्छे पिता। डिंट मैरी माई मदर अनटिल ही वॉज 36 एंड सी वॉज 25। कह रहा है कि उन्होंने, जो मेरे पिता, जो सबसे प्यारे पिता थे, उसने मेरी माँ के साथ विवाह तब किया जब वो 36 वर्ष के थे और मेरी माँ कितनी है, 25 वर्ष की थी। आगे कहता है, माई सिस्टर मार्गट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। कहती है कि मेरी जो बड़ी बहन थी वो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट नाम के शहर में 1926 में जन्मी। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। कहती है और मैं 12 जून 1929 को जन्मी थी, तो इसका मतलब वो 3 साल छोटी थी अपनी बड़ी बहन से। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। कहती है कि मैं जब तक 4 साल की थी तब तक मैं फ्रैंकफर्ट उसी शहर में रही। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। मेरे पिता हॉलैंड चले गए थे। कब? हॉलैंड जो कि नीदरलैंड है, आजकल उसे नीदरलैंड बोलते हैं, चले गए थे 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर। और मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक कब वहाँ हॉलैंड गई, कब? सितंबर में गई। वाइल मार्गट एंड आई वर सेंट टू एचेन, एचेन नाम का शहर है, टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर। कहती है कि मुझे और मेरी बहन मार्गट को कहाँ छोड़ दिया गया? एचिन नाम के शहर में। ये जर्मनी का एक और दूसरा शहर है जहाँ पर उनकी नानी रहती थी ना, वहाँ इनको छोड़ दिया गया। मार्गट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। और मार्गट जो इसकी बहन थी, दिसंबर में हॉलैंड चली गई। फिर सितंबर में इनकी माँ गई थी, दिसंबर में यही चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं फरवरी में गई। ठीक है, मतलब
एनी फरवरी में गई है, इसकी बहन दिसंबर में और इसकी माँ सितंबर में। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret, कहती है कि मैं हॉलैंड फरवरी में पहुंच गई जब मुझे मेज पर इस तरह से पटक दिया गया मानो मैं मार्गरेट के लिए जन्मदिन का कोई उपहार थी। ठीक है, ऐसे मुझे एकदम से ले जा करके टेबल पे रख दिया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, कहती है कि मैंने तुरंत मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में जाना शुरू कर दिया। आई स्टेड देर अंटिल आई वॉज 6, मैं वहाँ पर कब तक पढ़ी, जब तक कि मैं 6 साल की हो गई। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और उस समय मैं कौन से कहती है ये देखो, 6 वर्ष की होने तक मैं वहीं पढ़ती रही और तब मैं पहली कक्षा में पहुंच गई, मतलब पहले उसने नर्सरी केजी की होंगी और कहती है कि मैं पहली कक्षा में पहुंच गई। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसिज कुपेरस द हेड मिस्ट्रेस, और कहती है कि जब मैं 6ठी कक्षा में थी ना, 6th फॉर्म में थी, तब मेरी टीचर का नाम क्या था, मिसिज कुपेरस, जो मेरी हेड मिस्ट्रेस थी, मुख्य अध्यापिका थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन द टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, कहती है कि साल के अंत में हम दोनों के आंसू भर आए, आंखों में आंसू भर आए जब हमने एक दूसरे को हार्ट ब्रेकिंग यानी कि हृदय विदारक विदा बोला, यानी कि एक दूसरे से विदाई ली, तो एक दूसरे हम रोने लगे, क्योंकि इसको अपनी टीचर से और इसकी टीचर क्यूपेरस को इससे अटैचमेंट हो गया था। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन मतलब नाक के बराबर सेलिब्रेशन। कहती है कि 1941 की ग्रीष्म ऋतु में नानी बीमार पड़ गई और उसका ऑपरेशन करवाना पड़ा, इसलिए मेरा जन्मदिन बिना किसी विशेष उत्सव के, बिना किसी सेलिब्रेशन के बीत गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, और जनवरी 1942 में नानी की मृत्यु हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, कोई नहीं जानता कि वह मुझे कितना याद आती है और मैं अब भी उसे प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest। मेक अप फॉर का मतलब होता है बेटा, मेक अप फॉर का मतलब होता है कंपनसेट करना, कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति करना। कहता है कि क्योंकि इसका बर्थडे है ना, जब 1942 में 1941 में इसकी दादी बीमार हो गई और उनका ऑपरेशन हुआ, इस वजह से इसके बर्थडे पर, एनी के बर्थडे पर विशेष सेलिब्रेशन नहीं हुआ। जब 1942 में इनकी दादी मर गई, इसकी नानी मर गई, तब उनके मरने के बाद उनकी जो रस्म वगैरह जो की जाती है वो और इसका बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट किया गया। ठीक है ना, इस वजह से इस बार ये कंपनसेट की तरह, यानी कि पहले का जो कसर थी ना वो पूरी कर ली गई। मेक अप फॉर, इसका मतलब होता है कसर पूरी कर लेना, पीछे की क्षतिपूर्ति कर देना। तो क्या बोलती है कि ऐसा निश्चय हुआ कि ऐसा इंटेंशन हुआ कि 1942 के इस जन्मदिन पर पूर्व के जन्मदिन, जो पहले वाले जन्मदिन है ना, उसकी कमी को पूरा कर दिया जाए, और नानी माँ की मोमबत्ती भी, ग्रैंड मास कैंडल वाज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, कह रहा है कि नानी माँ की मोमबत्ती भी अन्य मोमबत्तियों के साथ जला दी गई। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल, कहता है कि ये क्या बोल रही है कि हम चारों अब भी अच्छे तरीके से रह रहे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary। देखो बेटा, यहाँ पे solemn dedication का मतलब होता है फॉर्मल ओपनिंग। ठीक है, किसी चीज़ की विधिवत शुरुआत करना या उद्घाटन करना। ठीक है, कहता है कि हम चारों अभी भी ठीक ढंग से रह रहे हैं और इस तरह मैं आज की तिथि यानी कि 20 जून 1942 तक आ पहुंची हूं जब मैं अपनी डायरी की फॉर्मल ओपनिंग करने जा रही हूं। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखो बेटा, इसमें अब दे रखा है, ये देखो इसने फर्स्ट टाइम जो डायरी लिखी थी, क्योंकि इसने फॉर्मल ओपनिंग की, तो आपको सबसे पहले कि MCQ बन सकता है कि भाई
कब इसने फर्स्ट डायरी की एंट्री की? तो सैटरडे 20 जून 1942 को इन्होंने फर्स्ट एंट्री की थी अपनी डायरी में। डीरेस्ट किटी कहती है, प्रियतम किटी, वन आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब होता है ट्रेम्बलिंग। क्वैकिंग का मतलब होता है ट्रेम्बलिंग बिकॉज ऑफ फियर। ये एक प्रकार की वो है, इडियम है, क्वैकिंग इन बूट्स, जिसका मतलब होता है ट्रेम्बलिंग बिकॉज ऑफ फियर, डर की वजह से कप कपाना। क्वैकिंग इन इट्स फूट बूट्स का मतलब होता है बेटा ट्रेम्बलिंग बिकॉज ऑफ फियर, फियर की वजह से, डर की वजह से कप कपाना। आवर एंटायर क्लास इन इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, कहते है ये लड़की कि हमारी पूरी कक्षा की टांगें कांप रही थी डर के मारे। द रीजन ऑफ कोर्स इज द forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back। कहता है कि निसंदेह इसका कारण वह आने वाली मीटिंग थी जिसमें अध्यापकों ने यह निर्णय करना था कि कौन अगली कक्षा में जाएगा और किसे पीछे ही रखा जाएगा, मतलब कौन पास होगा कौन फेल होगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, कहती है कि आधी क्लास तो शर्त लगाने में जुटी हुई है, शर्तें लगाने में लगी पड़ी है। GN एंड आई लाफ ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jackies, who have staked their entire holiday saving on their bet। देखो बेटा क्या बोल रहा है, GN ये कोई नाम है, GN और मैं हमारे पीछे बैठे दो लड़कों पर हंस हंस कर पागल हो रहे थे। CN और जेक्स ये कोई शॉर्ट नेम है, CN जेक्स पर जिन्होंने छुट्टियों के लिए बचाए हुए अपने पूरे पैसे दांव पर लगा दिए हैं शर्त के चक्कर में आकर के। ठीक है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट। कह रहा है कि सुबह से और रात तक क्या होता था, यही बातें होती थी कि यू आर गोइंग टू पास, तुम पास हो जाओगे, तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं होऊंगा। यस यू आर, हाँ तुम हो जाओगे, तुम पास हो। नो आई एम नॉट, नो मैं नहीं हूँ, यानी कि बच्चे आपस में बात करते यार तू पास हो जाएगा, वो कहेगा नहीं यार मैं फेल होऊंगा। इवन जीज प्लेडिंग ग्लेंसेज एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट्स कांट काम देम डाउन। कह रहा है कि क्या बोलती है, देखो कोई बच्चा कह रहा है कि मैं पास हो जाऊंगा, कोई कह रहा है कि नहीं होऊंगा। अब कहती है कि जो मेरा साथी था GN, जी की प्रार्थना भरी नज़रें और मेरे क्रोध भरे शब्द भी उन्हें खामोश नहीं कर पाते। ठीक है। आउटबर्ड्स कांट, एंग्री आउटबर्ड्स मतलब होता है गुस्से का फूटना। कांट काम देम डाउन, उन्हें शांत नहीं कर पाते थे। किनको? उन बच्चों को जो आपस में बोलते थे कि तू पास है मैं फेल हूँ, इस टाइप की जो बातें करते थे ना, उनको शांत नहीं कर पाते थे। इफ़ यू आस्क मी देर आर सो मैनी डमीज that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth। ये बहुत अच्छी लाइन है। टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। कह रहा है कि यदि तुम मुझसे पूछो तो मैं कहूँगी कि हमारी कक्षा में नालायक, डमीज मतलब डल बच्चे जो नालायक होते हैं, हमारी कक्षा में नालायक इतने ज़्यादा हैं कि कक्षा का 1/4 पीछे ही रह सकता है, यानी कि फेल ही होगा, अर्थात फेल किया जा सकता है। पीछे रखा मतलब ये कह रहा है ना, कैप्ट बैक का मतलब होता है फेल, पीछे ही रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। किंतु अध्यापक जो लोग हैं ना, टीचर्स, इस धरती के सबसे विचित्र जीव हैं। मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स का मतलब होता है विचित्र जीव हैं, अर्थात फेल किया जा सकता है या पास भी किया जा सकता है टीचर के द्वारा। ये सब संदेह की स्थिति है जिनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए इन्हें क्या बोला है, अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। ये लड़की बोलती है कि मैं अपनी जो सहेलियाँ हैं उनके बारे में और मेरे बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ। विल मेक इट, कहती है कि हम मैनेज कर लेंगे, यानी हम पास हो जाएंगे।
द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स। जिस सब्जेक्ट के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ पास होने के लिए वो क्या है, मैथ्स। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। केवल जो हम कर सकते हैं वो क्या है, इंतज़ार। हम केवल इंतज़ार ही कर सकते हैं। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हार्ट। तब तक हम एक दूसरे को क्या कहते रहते हैं, मतलब क्या कहते रहते थे कि हौसला मत हारो, डोंट लूज़ योर हार्ट, मतलब दिल मत छोड़ो, पास हो जाओगे, यानी कि एक दूसरे को दिलासा देते रहते थे। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। देखो प्रेटी वेल का मतलब है बेटा यहाँ पे कि अच्छे से, मतलब जिसके साथ अच्छे से बनती है, मतलब क्वाइट वेल कह सकते हो, काफ़ी अच्छी तरह से। ये कह रही है ना कि आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। कहती है कि मैं अपने सभी अध्यापकों के साथ बहुत ठीक ठाक मतलब मैनेज कर लेती हूँ, मेरी अच्छी बनती है उनके साथ। देर आर 9 ऑफ देम। और कितने टीचर हैं ये, 9 टीचर हैं। 7 मैन, 7 जिनमें से मैन हैं, 2 वुमेन, और 2 उनमें से औरत हैं। मिस्टर की सिंह द ओल्ड फोगे हु टीचेज मैथ्स वाज annoyed with me for ages because I talked so much। देखो फौजी, FOGEY, इसका मतलब होता है मतलब एक प्रकार का सन की, जिसे हिंदी में बोलते हैं ना दकियानुसी। ठीक है, इस प्रकार का व्यक्ति जो संकी टाइप का होता है। तो कह रहा है कि मिस्टर की सिंह जो एक बूढ़ा संकी मैथ का टीचर था, वाज अनोयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक सो मच। वो मेरे से मतलब युगों से, यहाँ पे एजेस ये कहा गया है ना, एजेस का मतलब इसका मतलब है कि ये हाइपरबोली है, कि बड़ा चढ़ा कर कहा गया है कि वो मुझसे युगों से नाराज़ था, क्योंकि मैं कक्षा में बहुत ज़्यादा बोलती थी, टॉकेटिव थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। कह रहा है कि काफ़ी हिदायतों के बाद उसने मेरे को एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, यानी पनिशमेंट के रूप में वो क्या करता था, मेरे को एक्स्ट्रा होमवर्क दिया करता था। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स हु कैन यू राइट अबाउट दैट, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। उसने मेरे को ऐसे लिखने दिया किस टॉपिक पर, ए चैटर बॉक्स एक बातूनी, ए चैटर बॉक्स एक बातूनी, ये एक टॉपिक दे दिया कि भाई तुम्हें इस पर क्या लिखना है, ऐसे। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड, मैंने सोचा मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने जल्दी से अपनी नोटबुक में ए चैटर बॉक्स का टाइटल लिख लिया। टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। टक्ड इट का मतलब होता है पुट इन, मतलब उसके बाद उसने अपनी नोटबुक को अपने बैग के अंदर रख लिया। और उसके बाद मैंने क्या कोशिश की, चुप रहने की। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई। कह रहा है कि उस शाम जब मैं अपनी बाकी का होमवर्क समाप्त कर चुकी थी, मेरी नज़र उस लेख वाले उस नोट पर, जिस पन्ने पर मैंने उसका टाइटल लिखा, उस पर पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। कह रहा है कि मैं अपने फाउंटेन पेन के सिरे को, यानी कि उसके एंड को चबाते हुए मैं उस सब्जेक्ट के बारे में, उस विषय के बारे में, उस टॉपिक के बारे में सोच रही थी। एनी वन could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking। कोई भी व्यक्ति शब्दों के बीच में बड़ी बड़ी खालिस्तान जगह छोड़ता हुआ इधर उधर की बातें लिख करके उसको लिख सकता था, इस टॉपिक को, किंतु होशियारी इस बात में थी कि बोलने की ज़रूरत को साबित करने के लिए ठोस एविडेंस बनाई जाएं, मतलब ऐसी दलीलें दी जाएं ताकि टीचर उससे प्रभावित हो जाए, यानी कि वो अपनी बात को अच्छे तरीके से रखना चाहती थी। इस वजह से वो जल्दबाजी में लिखना नहीं चाहती थी टॉपिक पे, वो मतलब अपने आर्ग्यूमेंट्स को कन्विंस करना चाहती थी, अच्छे से पेश करना चाहती थी। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। मैं सोचती रही और अचानक मेरे
मन में एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। मैंने 3 पेजेस लिखे जो काम मेरे को मिस्टर कीसिंग ने दिया, एंड वॉज सेटिस्फाइड, और मैं संतुष्ट थी। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट। मैंने क्या आर्ग्यू दिया उसमें कि जो बात करना है ना ये विद्यार्थी का एक गुण है, अच्छा गुण है। ट्रेट का मतलब होता है आपके डिस्टिंग्विश जो फीचर्स होते हैं ना, डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स को ट्रेट कहा जाता है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। नेक्स्ट पेज पे चलिए। But that I would never be able to cure myself of the habit, since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits। ये कहता है देखो इसने क्या बोला था, इससे पहले वाली लाइन में बोला था कि मैंने यह तर्क दिया कि बातें करना एक विद्यार्थी की विशेषता होती है, उसका अच्छा गुण होता है, और यह भी लिखा कि इसे काबू रखने में मैं अपना और यत्न करूंगी, किंतु मैं स्वयं को इस आदत से कभी ठीक नहीं कर पाऊंगी। आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, सिंस माई, क्यों नहीं कर पाऊंगी, माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड। कहती है कि इस आदत से मैं अपने आप को ठीक इसलिए नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी माँ भी मेरा जितना ही बोला करती थी, यदि मुझसे ज़्यादा नहीं तो कम से कम मेरा जितना ज़रूर बोलती थी वो। और आप वंशागत जो आदतें हैं उसके बारे में अधिक कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो इनहेरिटेड जो ट्रेट्स हमें मिलते हैं उनको हम ज़्यादा नहीं बदल सकते हैं। तो इसने बहुत अच्छा रीज़न दिया अपने आप को प्रूव करने के लिए। Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay। देखो मिस्टर कीसिंग मेरी दलीलों से, यानी कि मेरे जो ये तर्क थे इन पर खूब हंसा, किंतु जब मैं अगले पाठ के दौरान, अगले लेसन के दौरान फिर से बोलने लगी तो उसने मुझे लिखने के लिए एक और सब्जेक्ट दे दिया, एक और टॉपिक दे दिया। इस बार क्या हुआ, दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स। इस बार जो मेरे को लिखने के लिए दिया वो टॉपिक क्या था, एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स, एक ला इलाज बातूनी, यानी कि जिसको ठीक नहीं किया जा सके ऐसा बातूनी, ऐसी बातूनी, इस टॉपिक के ऊपर मुझे लिखना था। टॉपिक का नेम क्या है, एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। कह रहा है कि मैंने इसे लिखकर सौंप दिया और इसके बाद पूरे 2 पाठों के दौरान, 2 लेसन जो पढ़ाए गए ना अगले, तब तक दौरान मिस्टर कीसिंग को शिकायत करने का को कुछ नहीं मिला, यानी कि उसको कोई मौका नहीं मिला। However, during the 3rd lesson, he had finally had enough Annie Frank as punishment for talking in class. Write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mistress Chatterbox। कह रहा है कि हालांकि तीसरे लेसन के दौरान वह और अधिक सहन नहीं कर पाया, मतलब जो मिस्टर कीसिंग है ना और अधिक सहन बर्दाश्त नहीं कर पाया। एनी फ्रैंक कक्षा में बोलने के दंड के स्वरूप तुम्हें एक लेख लिखना है। उसने क्या बोला कि एनी फ्रैंक तुम्हें एक लेख लिखना है। किस टॉपिक पे लिखना है बेटा ये लेख, कहता है कि जिसका शीर्षक था क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, एक बातूनी औरत ने कहा। ये पूरा टॉपिक है, ये टाइटल है, इस पर लिखना था अब की बार। किसको, एनी फ्रैंक को। अब देखो क्या होता है, द क्लास रोल्ड, पूरी जो क्लास है वो ठाके लगाते हुए हंसने लगी जोर से। आई हैड टू लाफ टू दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी। इंजेन्युइटी का मतलब होता है बेटा स्किल्स या पावर ऑफ इमेजिनेशन कह सकते हो, कल्पना शक्ति। ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, कहता है कि मुझे भी हंसना पड़ा, यद्यपि बातूनियों के विषय संबंधी
मैं अपनी पूरी कल्पना शक्ति लगभग समाप्त कर चुकी थी, यानी कि मेरी जो इमेजिनेशन की पावर थी वो लगभग एकदम से समाप्त हो चुकी थी कि मैं क्या सोचूं इसके बारे में। बातूनी, क्योंकि बार बार बातूनी टॉपिक पर बात करने वाले टॉपिक पर ही लिखने को देता था, तो कह रहा है कि मेरी जितनी भी स्किल थी वो ख़त्म हो चुकी थी इसके बारे में सोचने की। अब मैं क्या करूं, हर बार वैसा ही टॉपिक देता है, तो वो इसके बारे में सोच रही है। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। इस बार कह रहा है कि कुछ नया करने का, नया सोचने का मतलब मौका था, यानी कि मुझे कुछ नया करना था, अलग से सोचना था और नया विचार पेश करना था। ठीक है, मैं क्या चाहती थी, मैं कुछ समथिंग ओरिजिनल, कोई ओरिजिनल टाइप का विचार, अच्छी चीज़ मैं आपके बारे में सोचना चाहती थी आपकी बार। माई फ्रेंड सैनी who is good at poetry offered to help me write the essay from the beginning to end in verse and I jumped for joy। कहती है कि मेरी एक सहेली जिसका नाम था सैनी, जो कविता लिखने में बहुत स्किलफुल थी, उसने मुझे ऑफ़र किया कि मैं इस टॉपिक को लिखने में शुरू से और अंत तक तुम्हारी मदद करूंगी कविता के फॉर्म में, यानी कि वर्स के फॉर्म में लिखने में। वो जो टॉपिक है ना, वो आपकी बार इसकी सहेली से पोएम के रूप में लिखवाएगी, जो टाइटल दिया है उसको, उसके ऊपर लिखना जो है वो ये आपकी बार पोएम के रूप में लिखेगी और इसकी फ्रेंड इसकी मदद करेगी। तो कह रही है कि जैसे मेरी फ्रेंड ने मेरे को ये पेशकश की, आई जम्प्ड फॉर जॉय, मैं खुशी से उछली। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट। रिडिकुलस का मतलब होता है अब्जर्ड, यानी कि हास्यास्पद। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। क्या बोलती है, मिस्टर कीसिंग इस रिडिकुलस विषय के द्वारा मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था, किंतु मैंने निश्चय कर लिया था कि मजाक को उल्टा उसी पर डालना है इस टाइम। ठीक है ना, इस बार इसने सोच लिया कि ये उल्टा उस पर पड़ेगा आपकी बार मजाक, इसने ऐसा सोच लिया। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल। मैंने अपनी पोएम ख़त्म की, पूरी कर ली, लिख ली, और ये बहुत सुंदर पोएम थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वैन। ये एक डक मतलब होता है बेटा, जो डक होती है ना, जिसे हिंदी में बतख बोलते हैं, ये एक माँ बतख और फादर स्वैन हंस पिता के बारे में थी। विद 3 बेबी डकलिंग्स, और जिनके 3 बच्चे थे, चूजे थे। हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, जो अपने पिता के द्वारा नोच नोच करके मार दिए गए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते थे, क्वैक क्वैक करते थे। दे क्वैक टू मच, वो बार बार मतलब बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक की आवाज़ करते थे, यानी बहुत ज़्यादा बोला करते थे। इस वजह से उसके फादर ने, यानी कि जो फादर स्वैन था, उसने उनको मार दिया था, बिटन करके मतलब काट काट करके। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे। कह रहा है कि सौभाग्यवश मिस्टर की सिंह ने इस मजाक को अब की बार सही तरीके से लिया, उल्टा नहीं लिया। मतलब ही रेड द, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे बेटा, लास्ट लाइन है, ही रेड द पोएम to the class adding his own comments and to several other classes as well। कह रहा है कि उसने इस कविता को कक्षा में पढ़ाकर सुनाया और साथ ही अपनी कुछ कमेंट्स भी इसमें ऐड की, तथा अनेक अन्य कक्षाओं में जो दूसरी क्लासेस थी ना, उसमें भी इस कविता को उन्होंने सुनाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। कह रहा है कि तब से मुझे बातें करने की छूट मिल गई और मुझे कोई अतिरिक्त होमवर्क नहीं दिया गया, मतलब एक्स्ट्रा होमवर्क जो पनिशमेंट के तौर पर मिलता था वो नहीं दिया जाने लगा उसके बाद। मिस्टर की सिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। मिस्टर की सिंह इज ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। कहता है कि इसके विपरीत मिस्टर की सिंह आजकल हमेशा मजाक की बातें किया करता है, मतलब वो भी मजाक करने लगा। और यहाँ पे उसकी डायरी का अंत हो जाता है और लास्ट में वो क्या लिखती है, योर्स एनी, तुम्हारी एनी। तो बेटा ये चैप्टर था, इसको अच्छे से पढ़िए और बार बार इस वीडियो को देखिए। थैंक यू वेरी मच।